नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस वीडियो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड एनालाइज करेंगे इनके कॉज और इफेक्ट को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो मंडे को स्टॉक मार्केट को मूव कर सकता है। यस, निफ्टी में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट वेटेड कंपनीज RIL, और इसका प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक आया है इस बार। 5.5% का डिक्लाइन आया है पिछली बार से। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि रिलायंस एक कंग्लोमरेट है। हम बताते हैं आपको कि कंग्लोमरेट कौन सी कंपनी होती है जो मल्टीपल अलग अलग इंडस्ट्रीज में डील करती है। तो रिलायंस रिटेल भी है, टेलीकॉम भी है, इंटरनेट में आ गया है, एंटरटेनमेंट में है। तो ये एक कंग्लोमरेट है और इनके ऑयल टू टेलीकॉम कंग्लोमरेट इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे 5.5% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट 5% कम है। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ये है 15,138 करोड़ अप्रैल से जून पीरियड के लिए ऑफ 2024-25। तो कंपनी का कहना है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी ऑयल टू केमिकल डिवीजन है, O2C डिवीजन, यहाँ पे हायर डिप्रिसिएशन कॉस्ट थे एंड ऑफसेटिंग गेन्स थे कंज्यूमर बिजनेस में एंड ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम बिजनेसेस में। इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि रिजल्ट ऑफ ये जो लॉस आया है पहले से थोड़ा सा, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट कम आया है, इसका रीजन है वीकनेस इन द ऑयल टू केमिकल डिवीजन। क्यों आया है ये ऑयल टू केमिकल डिवीजन में? यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज्यादा है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप एक लैपटॉप ले, भले ही आप उसे यूज ना करें, लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाती है 50% से, तो 50% का डेप्रिसिएशन आप कॉस्ट दिखाएंगे। यस, इस पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसे कॉस्ट दिखा सकते हैं कि यस, ये 1 लाख का लैपटॉप था, अब ये 50,000 का नुकसान हो गया है, मेरा 50,000 वैल्यू लूज कर चुका है। तो इससे क्या होगा, ये 50,000 आप अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे कि मेरा खर्चा है, और आपको टैक्स कैलकुलेट करते वक्त इसका बेनिफिट भी मिलेगा। यस, तो यहाँ पे ये एक खर्चा था जिसकी वजह से ओवरऑल इनका कहना है कि थोड़ी वीकनेस आई है प्रॉफिट में। इसके अलावा भी क्या कुछ चीजें हैं? यस, उनका कहना है ऑफसेटिंग गेन्स इन कंज्यूमर, रिटेल, टेलीकॉम एंड ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम बिजनेसेस। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर है जहां रिलायंस का, जहां पे ना प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, और एस्टिमेट्स भी यही बोल रहे थे कि प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। तो अगर कुछ लोग सोच रहे हैं मार्केट तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा मंडे को, देखिए, अगर एस्टिमेट्स होते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आना है और रिजल्ट ऐसा खराब आए, तब तो स्टॉक प्राइस यूजुअली बहुत बड़ा करेक्शन दिखा देता है, ठीक है, 5-10% का भी दिखा देता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एस्टिमेट्स ही थे कि ये भाई प्रॉफिट तो वीक ही आना है, तो मार्केट पहले से ही फैक्टर इन करके चल रहा होता है कि भाई रिजल्ट्स ज़्यादा कुछ खास नहीं आएंगे, नेगेटिव ही आएगा, ग्रोथ कम ही आएगा ओवरऑल। तो रिलायंस के केस में जैसा एस्टिमेट था उसके आसपास ही आया है, तो कुछ बहुत बड़ा प्राइस शॉक देखने के चांसेस कम है कि 10% गिर जाए, 15% गिर जाए, राइट। रेवेन्यू ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये था कि 11.7% ऊपर। यस, तो रेवेन्यू के फिगर्स अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर गए तो उसका फायदा हुआ। ग्रोथ इन कंज्यूमर बिजनेस, यस, कंज्यूमर बिजनेस में भी अच्छा खासा इनकी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अगर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटा दें, इन तीनों चीजों को हटा दें, तो 2% की आई है ईयर ऑन ईयर, जहां पे 42,750 करोड़ के पास इनकी ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट है ग्रोथ के बाद। तो 13 एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि 2.32 ट्रिलियन रुपए की रेवेन्यू होगी, और 7 एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि नेट इनकम होगा 17,416 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना आपको देखने को मिल रहा है नेट इनकम? 15,138। तो यहाँ पे यस, डिक्लाइन एस्टिमेट के हिसाब से प्रॉफिट कम आया एक्चुअली, जो एस्टिमेट बहुत अच्छे नहीं थे, और यहाँ पे इसीलिए हमें थोड़ा सा शॉक भी देखने को मिल सकता है ओवरऑल। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है डाई नीड टू डबल एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर R&D। यहाँ पे क्या बात हो रही है? डायर नीड मतलब बहुत ही जरूरी है, अर्जेंट नीड है कि हम डबल करें एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको। यस, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उसको अभी डबल करने की जरूरत है। इतना ज्यादा यहाँ पे डेफिसिट है और इतना ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो कुछ बजट से कुछ ही दिन पहले अगर आप क्वार्टरली बुलेटिन देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसका एक आर्म है एग्रीकल्चर पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशंस, APSI।
ठीक है? इन्होंने अंडरस्कोर किया कि एक बहुत ही अर्जेंट नीड है इस वक़्त कि हम जो करंट बजट एलोकेशन है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, इसको कम से कम भी डबल कर दें। अगर हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में और देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये करना बहुत ज़रूरी होगा। ये बुलेटिन अभी रिलीज़ हुआ रिसेंटली और इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए और इंक्रीज़ भी किया है एक्सपेंडिचर जो रि एग्रीकल्चर आर-एन-डी पे होता है उसको, बट स्टिल इट इज़ नॉट इनफ। डेफिशिएंसी बहुत सालों से क्रिएट की गई इसमें और बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा बड़ा डेफ़िशिट हो गया, तो इसे अब स्केल अप करना पड़ेगा और ब्रॉडर इम्पैक्ट के लिए हमें अर्जेंटली और ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो सिर्फ़ गवर्नमेंट ही नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट किए जा रही है। जब तक कि वो सेक्टर इतना लुक्रेटिव ना बने, कमर्शियल ना बने कि प्राइवेट लोगों का पैसा आए, तब तक वो सेक्टर यूजुअली आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है? डिफेंस में भी यही कंसर्न्स है ना लोगों के कि ठीक है 20% शेयर है प्राइवेट कंपनीज का, लेकिन 5 साल से 20% ही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज नहीं रैंप अप कर पा रही हैं? राइट, क्योंकि ओवरऑल सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन मैं देख पा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्पेरस सेक्टर्स हैं, वहाँ पे ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और यूजुअली ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जहाँ प्रॉस्पेरिटी दिखती है ना, प्राइवेट पैसा वहीं भागता है। तो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में अभी भी प्राइवेट मनी को इतना प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रहा, कमर्शियल बेनिफिट्स इतने नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं और मनी एग्रीकल्चर को चेज़ नहीं कर रहा है। तो एमिनेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है अशोक गुलाटी, जो चीफ एडिटर हैं बुलेटिन के, ठीक है? तो इसमें अलग-अलग चैप्टर्स हैं, वेरियस एक्सपर्ट्स द्वारा लिखे गए इस बुलेटिन में, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, देखिए आईसीआरआईईआर के एपीएसआई में आपको आम है एपीएसआई, यहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा। तो उनका ये कहना है कि अगर ये अचीव करना है ना हमें, जो हमारे गोल्स हैं, ठीक है? इसके लिए करंट बजट को डबल करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और जो करंट बजट है 9,941 करोड़ का है, विच इज़ नॉट लो, मुझे ऐसा लगता है। बट जो एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डीएआरई डे, तो ये तो एक्रोनिम काफ़ी अच्छा बन जाता है कि डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, 2 से 3 साल में यहाँ पे हमें बजट के फ्लो को बढ़ाना होगा। प्रीवियस स्टडी ने ये शो किया कि अगर आप ₹1 इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में, तो उससे करीब रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न मिलता है 11.2 कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट्स इन फर्टिलाइजर सब्सिडीज, पावर सब्सिडीज, एजुकेशन और रूट्स। तो एक स्टडी आई थी, यस ये मैंने भी पढ़ा था, कुछ ही महीने पहले की बात है, कि अगर आप ओवरऑल अगर आप ₹1 खर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है 11.2 रुपीज़ का, और जबकि फर्टिलाइज़र और सब्सिडीज़ में करते हैं तो सिर्फ़ उसका बेनिफिट ₹1 का भी नहीं मिलता है। पावर में भी पावर सब्सिडी दे देते हैं किसानों को ₹1 का, तो सिर्फ़ 80 पैसे का बेनिफिट यहाँ पे यील्ड करता है ये। और एजुकेशन और रोड्स भी त आप कह सकते हैं थोड़े बहुत इसमें ठीक हैं, लेकिन कंपैरिज़न करें तो एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ओवरऑल यील्ड है, ठीक है? रिटर्न है, अगर आप निवेश करें। तो रीएलोकेट करना चाहिए फंड्स को फर्टिलाइजर, पावर सब्सिडी, एग्रीकल्चर आर-एन-डी में उसको लेकर जाना चाहिए, ठीक है? सिंपल इनका ये कहना है इस बेसिस पे कि सबसे बढ़िया जहाँ रिटर्न है, सबसे ज़्यादा जहाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप वहाँ पैसा लगाओ। तो इस तरीके से रिकमेंडेशंस दी गई हैं एक्सपर्ट्स द्वारा एंड जो इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा। सो हमें देखना होगा कि सरकार सुनती है या नहीं और क्या डिसीजंस लेती है। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि सरकार किसानों के लिए कुछ बेटर यहाँ पे स्कीम्स लेके आएँगी और इन्वेस्टमेंट्स तो इंक्रीज़ करेगी ही करेगी व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सपोर्ट्स टू टॉप नेशंस आउटपेस ओवरऑल नंबर्स। यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्ट्स की। यस, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम स्कूल में जब रहते थे तो कई हमने फैमिलीज़ में देखा है, स्पेशली मैंने हमारी जो मेरी पर्सनली देखा है नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ रही हैं, वहाँ पे ना अगर आपके बाकी सब सब्जेक्ट से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो चलेगा, जैसे सोशल स्टडीज़ या कोई और सब्जेक्ट हो। बट मैथ्स एंड साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखते थे कि बच्चा इसमें कर रहा है देन ओवरऑल ही इज़ डूइंग गुड, ठीक है? तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए ना ये मैथ्स और साइंस क्या हो गया है, एक्सपोर्ट्स हो गया है। बाकी जगह हम थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट्स का डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी ओवरऑल अगर आप देखें चीज़ों के लिए, क्योंकि इसी से हमारा डेफ़िसिट हमें पता लगेगा कि फ़िस्कल डेफ़िसिट कितना होगा, आगे हम लोग कर पाएँगे। बजट डेफ़िसिट भी आप देखें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है उससे। एंड हमारा गोल ही क्या है कि हम नेट एक्सपोर्टर बने, हम डिफेंस में हमारे गोल सारे एक्सपोर्ट के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे एक्सपोर्ट के गोल हैं, एग्रीकल्चर में भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हर चीज़ में फाइनल जो पाथ हमें जो डेस्टिनेशन है वो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है? तो येस, ये डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें एक डेटा आया है कि इंडिया का जो टॉप 10 एक्सपोर्ट्स है ना बाय कंट्री, ठीक है?
टॉप 10 कंट्रीज देख लीजिए, टॉप 10 एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री अगर आप क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली अप्रैल से जून के क्वार्टर में, जो 3 महीना है, अप्रैल, मई और जून। तो फाइनेंशियल ईयर का सबसे पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून ही होता है, ठीक है? और यहाँ पे 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ये ग्रो किया 5.8%, और कॉमर्स डिपार्टमेंट के डेटा ने ये वैलिडेट किया है, तो ये डेटा भी गवर्नमेंट के सोर्स से आया है। एक्सेप्ट चाइना, जहां पे 2.8% का कॉन्ट्रैक्शन आया है एक्सपोर्ट्स में, ठीक है? 9 ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जर्मनी, मलेशिया, यहाँ सारी कंट्रीज में पॉजिटिव ग्रोथ आई है। इसका मतलब कि 10 में से एक कंट्री है चाइना, जहां पे हमने एक्सपोर्ट्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमने कम एक्सपोर्ट किया है इस बार चाइना में, और हमने कितना एक्सपोर्ट किया है? 2.8% का, ठीक है? बाकी हर जगह हमने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। मलेशिया में तो पता नहीं क्या एक्सपोर्ट किया है, 81% का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, राइट? तो सिंगापुर में भी अच्छा खासा यहाँ ग्रोथ है, यूके में, नेदरलैंड्स में भी। तो जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, हमारा 52% एक्सपोर्ट्स इन्हीं कंट्रीज में होता है। जो टोटल वैल्यू अगर आप देखें, सबसे ज्यादा पैसा इन कंट्रीज से आ रहा है, मतलब ये हमारे सबसे बड़े बायर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है ओवरऑल, और नंबर 2 पे आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड इसके बाद आता है नेदरलैंड्स। तो ये टॉप 3 में हमें दिख रहे हैं। और अगर 3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा था हमने 2023-24 में आउटबाउंड शिपमेंट्स में, और जबकि आप देखिए इस बार एक्सपोर्ट मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ भी है बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस। रेड सी क्राइसिस तो मैं शायद 5-6 आर्टिकल्स में कवर कर चुका हूँ पुराने न्यूज़पेपर वीडियोस में, तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे रेड सी क्राइसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दोनों को ही ना नुकसान हुआ। बट स्टिल हम इतना अच्छा डेटा पुल ऑफ कर पाए, इतनी ग्रोथ पुल ऑफ कर पाए, इट इज अ बिग डील। यस, अब आते हैं इंपोर्ट्स पे। देखिए इंपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो टॉप 10 इंपोर्ट पार्टनर्स है ना, बेयरिंग, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया एंड स्विट्जरलैंड, इनबाउंड शिपमेंट्स फ्रॉम रिमेनिंग कंट्रीज विटनेस ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर। मतलब टॉप 10 इंपोर्ट पार्टनर्स में से सिंगापुर को हटा दो, सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड, तीनों 3S, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड को हटा दो, बाकी हर कंट्री से जो हमारा इंपोर्ट है ना वो बड़ा है एक्चुअली। तो सिर्फ इन 3 कंट्री से हमने एक्चुअली इस बार कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया। टॉप 10 कंट्रीज ये अकाउंट करती हैं 62% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो ओवरऑल जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं 62% यही टॉप 2 कंट्री से करते हैं, और बाकी जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे हम करते हैं रिमेनिंग ओवरऑल 38%। तो इंपोर्ट टॉप 10 कंट्रीज से जंप हुआ है 12%, तो 12% इंपोर्ट भी बढ़ा और 16.5% एक्सपोर्ट्स बढ़ा। तो ओवरऑल हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है? तभी हम लॉन्ग रन में नेट एक्सपोर्टर बनेंगे, ठीक है? तो कंपेयर टू ओवरऑल ग्रोथ इन इनबाउंड शिपमेंट्स ऑफ 7.6%। तो यहाँ पे क्या आइटम्स ने ड्राइव किया इसे सबसे पहले ड्राइव किया है किसने? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ने। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यस, नॉन फेरस मेटल्स एंड मशीनरी। तो ये सारे मेजर आइटम्स रहे हैं। अगर इनबाउंड शिपमेंट देखें ना, तो यूएस, यूएई, इराक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, रशिया, रशिया से भी 19.7% की इंक्रीमेंट, और चाइना, हर जगह में ग्रोथ देखने को मिली है। तो इंपोर्ट्स रशिया से ऑलमोस्ट बाय अ फिफ्थ बढ़ गए। और रशिया से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं तो इतनी बार कवर कर चुका हूँ। सो आई थिंक वी शुड नो कि ऐसा क्या है जो रशिया से हम सबसे ज़्यादा इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डेटा है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का इंडिया का। आते हैं अगले आर्टिकल पे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज डिसरप्ट्स एविएशन इन इंडिया। अब माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल आउटेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? विंडोज़ और क्लाउड सर्विसेज में बहुत बड़ा हमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म ने एक अपडेट किया, ठीक है? और एक टेक फर्म है क्राउड स्ट्राइक नाम है इसका, नाम आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से, एक अपडेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है इंडस्ट्रीज जैसे कि ट्रैवल, फाइनेंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, एविएशन, हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है वर्ल्ड वाइड। इंडिगो जो इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन है, यहाँ पे आप ये देखिए कि इन्होंने रिपोर्ट किया कैंसिलेशन ऑफ एटलीस्ट 192 फ्लाइट्स ओवर फ्राइडे। यस, 192 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं फ्राइडे को एंड सैटरडे को। ग्राउंड स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि इनको हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस देने पड़ रहे थे आउटेज की वजह से। यस, एंड सर्विसेज शाम तक ऑनलाइन वापस आने लगी आफ्टर आवर्स ऑफ डाउन टाइम। स्टॉक एक्सचेंजेस से लेके बैंक्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। एंड कैस्केडिंग इफेक्ट ये हुआ कि इक्विटी इन्वेस्टर्स इंडिया में,
ठीक है? करीब 8 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप वाइप आउट कर दिया। देखिए, ये तो बहुत ही एक्ज़ैजरेशन लगता है मुझे। आप शेयर मार्केट में डेली देखते होंगे कि निवेशकों का 10 लाख करोड़ का नुकसान, 50 लाख करोड़ का नुकसान, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख करोड़ का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं। वो 1% नीचे आ गया आज, ठीक है? तो आपका नुकसान आज का कितना है देखा जाए तो? 1000 है ना? 99,000 ही अब बची आपके पोर्टफ़ोलियो की वैल्यू। तो ओवरऑल वो कंपनी मान लीजिए 1 लाख करोड़ की है, तो आज करीब-करीब 10,000 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ होगा। 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो करीब 1% भी देखेंगे तो 10,000 करोड़ उसमें से वाइप आउट हुए, नीचे आ गया। तो क्या कोई पैसा वाइप आउट हुआ है? क्या लोगों का नुकसान हो गया? नहीं। लेने के बाद कंपनी 1-2% नीचे आ ही जाती है। 10% अगर बढ़ भी जाए, तो क्या ये न्यूज़ में आना सही है कि आज 10 लाख करोड़ कमाए हैं निवेशकों ने? नहीं। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो कमाया क्या है? वो तो ऊपर-नीचे चलता रहेगा, वो अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट है। सो ये थोड़ा एक्ज़ैजरेटेड साउंड साउंड करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने कहा कि हमारे लिए बिज़नेस एज़ यूजुअल है, ठीक है? ग्लोबल एक्सचेंज जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर ने डिसरप्शंस देखे, लेकिन इंडिया में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये प्रॉपर रिकवर करता है और क्या स्टेटमेंट्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी फर्म एंड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।